सोचते हैं कि शादी हमारे ज़िंदगी को परिपूर्ण बनाती है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी एक एनआरआई से हुई, जो शादी के सिर्फ 15 दिनों के अंदर मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस करने का सोचा और मैं उसमें सफल रही। मैं हूँ कोमल गनात्रा और आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से कार्यरत हूँ। मेरे बचपन में मेरी पढ़ाई गुजराती मीडियम में हुई। मातृभाषा में पढ़ाई करने का गर्व है मुझे, क्योंकि मातृभाषा ने मेरी सक्सेस में बहुत ही गहरा रोल निभाया है। जैसे कि मैंने पूरी यूपीएससी एग्ज़ाम गुजराती मीडियम में दी और जिस साल मैंने क्लियर किया उस साल मैं गुजराती लिटरेचर की टॉपर थी। मेरे पापा टीचर थे। वो हमेशा हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाते थे। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे 2 छोटे भाई हैं जो आज अपने क्षेत्र में बहुत ही आगे पहुँचे हुए हैं। इसलिए क्योंकि पापा ने बचपन में ही हमें एम्बिशियस बनना सिखाया। मेरे पापा ने मुझे 4 साल की उम्र में ये सिखाया कि बेटा तू बड़ी होके आईएएस बनना। हालांकि हमारे एरिया में वहाँ पे यूपीएससी को लेकर जागृति आज भी बहुत कम है, तो उस समय में तो होती ही नहीं होगी। मैं बहुत छोटी सी थी, कुछ समझती नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे पापा मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। हमारे घर में बेटा बेटी को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। ये सब छोटी छोटी बातें बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी परवरिश की बातें ये डिसाइड करती है कि ज़िंदगी में बच्चा कहाँ तक आगे जाएगा। जब आप अपने घर में ही बेटा बेटी में कोई भेदभाव रखते हैं तो ये उनकी साइकोलॉजी पे बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि मेरे फादर ने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, मुझे बोला कि तुम श्रेष्ठ हो, ये समझाया। हालांकि हर बाप के लिए अपना बच्चा श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन ये इन छोटी छोटी बातों से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। मैंने फिर ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ओपन यूनिवर्सिटी ने मुझे ये सिखाया कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप खुद पढ़ना शुरू करते हैं तब कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 3 भाषाओं में अलग अलग यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन किए। मैंने इंजीनियरिंग भी अपना डिस्टेंस लर्निंग से कंप्लीट किया। क्योंकि मुझे कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मैं कुछ भी सीखने को तत्पर रहती थी। मैं कहीं से भी कुछ भी मुझे मिल जाए, मैं सीखने को तत्पर रहती थी। महज 1000 रुपये की तनख्वाह से शुरुआत की थी, छोटी सी स्कूल में पढ़ाने का। उस वक्त मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। मैंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस क्लियर कर लिया था। उस वक्त मेरी शादी एक एनआरआई से हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं जीपीएससी का इंटरव्यू दूं। मैंने हालात के साथ सारे समझौते किए। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि उनको न्यूजीलैंड रहना था। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये इंटरव्यू नहीं देना है। मैंने सोचा ठीक है, हालात के साथ सारे समझौते किए, कहीं कहीं से, क्योंकि मैं उनको प्यार भी करती थी। लेकिन क्या होता है जब आपको प्यार करने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, वो स्पेशली जब आपका पति है। न्यूजीलैंड जाने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। शादी के महज 15 दिनों के बाद न्यूजीलैंड चले गए थे। उसके बाद मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। शुरुआत में हालातों से समझौता करने की बजाय मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं उनके पीछे जाऊंगी, मैं उनको यहाँ लेकर आऊंगी। क्योंकि उस वक्त एकदम से मेरी दुनिया धमाडोल हो चुकी थी। मैं ये बता नहीं सकती अभी कि मैं उस वक्त क्या फील कर रही होंगी। वो इतना बड़ा झटका था जिसको समझाया नहीं जा सकता। उसको समझाने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इस प्रयास में मैंने न्यूजीलैंड की पूरी संसद को लिखा कि ऐसा क्यों है, कि मुझे इस कानून से भी बड़ा ही अचरज होता था कि ऐसा कैसे है कि आपका पति किसी और देश में है और आप उस देश में जा नहीं सकते। मुझे ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध लगा। मैंने पूरी न्यूजीलैंड की संसद को लिखा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझे जवाब दिया, सब लोगों ने मुझे जवाब दिया। लेकिन क्या किसी इंसान को फोर्सफुली वापस लाया जा सकता है? और क्या किसी इंसान के पीछे भागना आपकी ज़िंदगी का मकसद हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। मुझे समझ में आया
कि आप हमेशा एक स्पेसिफिक गोल के लिए बने हुए हैं और उस गोल को, उस क्षमता को आपको पहचानना होता है। किसी इंसान के पीछे भागना आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं होता है।